हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CFC जयपुर। तो मैं आपको केमिस्ट्री में क्लास 10th का चैप्टर 1 पढ़ा रहा था, जो कि था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, जैसे कि और केमिकल रिएक्शंस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, ये सब चीज़ें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं। तो देखो, होता क्या है, केमिस्ट्री के अंदर पूरी केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शन से भरी हुई है। ओके, तो होता क्या है, अब हम हर समय पूरी बड़े नाम जो होते हैं, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड का नाम होता है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, इन सब के पूरे नाम नहीं लिख सकते। हमें ज़रूरत है शॉर्ट फॉर्म की। तो उसके लिए केमिकल इक्वेशंस या फिर हम कह सकते हैं सिंबल्स, फॉर्मूलेज, इन सब का यूज़ होता है। तो यहीं पे केमिकल इक्वेशंस का एक यूज़ होता है। ठीक है, तो जैसे मैं कोई एग्जांपल देता हूँ केमिकल रिएक्शन का, जैसे कि जिंक मेटल reacts with sulfuric acid gives zinc sulfate and hydrogen gas। अब देखो, यहाँ मैंने लिखी है केमिकल रिएक्शन, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि मेरे को हर एक चीज़ को एकदम डिटेल में लिखना पड़ रहा है। वहीं अगर मैं इन मेटल्स या फिर जो भी मैंने कंपाउंड्स यूज़ करे, इसकी जगह इनके सिंबल्स या फिर इनके फॉर्मूलेज यूज़ करता तो वो बहुत इजी रहता। तो उससे उसी चीज़ को जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को किसी इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं, मीन्स हम बीच में प्लस यूज़ कर रहे हैं, ये एरो का निशान मीन्स इक्वल्स टू यूज़ कर रहे हैं, तो यहीं पे इसी को केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि जिंक मेटल को मैंने बोल दिया Zn, सल्फ्यूरिक एसिड को बोल दिया मैंने H2SO4, ये रिएक्ट होके मिलता है अपन को जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, तो अब यहाँ पर देखो इक्वेशंस होती क्या है। मैथ्स के अंदर भी इक्वेशंस जब हम पढ़ते हैं, जैसे लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशंस 2 वेरिएबल, तो उसमें भी क्या होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इक्वल्स टू यूज़ होता है। वही हमने यहाँ पे यूज़ कर रखा है, प्लस और ये एरो का निशान जो कि इक्वल्स टू डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पर किसी भी चीज़ को, दो चीज़ों को मिलाकर के मुझे तीसरी चीज़ मिल रही है, उसको मैं एक तरीके से शो कर रहा हूँ, जिसको मैं केमिकल इक्वेशन कहता हूँ। ठीक है, और साथ ही में जब मैं इस बड़े फॉर्म को छोटे फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ या फिर इनके सिंबल्स या फॉर्मूलेज में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो उसको मैं कहता हूँ कि हाँ, मैंने एक केमिकल इक्वेशन लिखी है। ओके, होता क्या है, जब हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो हो सकता है कि वो केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड हो या फिर हो सकता है अनबैलेंस्ड हो। ओके, तो ये दो तरह के केमिकल इक्वेशंस होते हैं, या तो बैलेंस्ड या फिर नॉट बैलेंस्ड। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, बैलेंस का अपन यही वाला देख लेते हैं। तो इसमें अपन एक बार मैं ये रिएक्शन दोबारा लिखता हूँ, Zn प्लस H2SO4 गिव्स मी ZnSO4 प्लस H2। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हर एक एटम का कि रिएक्टेंट्स के अंदर वो एटम कितने नंबर पे है और प्रोडक्ट्स में उस एटम के कितने नंबर है, वो सब लिखेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं जिंक, तो रिएक्टेंट्स में जिंक कितने हैं, ओनली 1। ओके, अब मैं हाइड्रोजन देखता हूँ H, रिएक्टेंट्स में हाइड्रोजन कितने हैं, 2। सल्फ़र कितने हैं, 1। और ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 4। तो ये तो हमने लिख दिया रिएक्टेंट्स का। ओके, ये है रिएक्टेंट्स। वही मैं बात करूँ इधर प्रोडक्ट्स की, तो देखो जिंक कितना है, 1, क्योंकि जिंक का एक ही एटम है। सल्फ़र के कितने एटम है, 1। ऑक्सीजन के कितने एटम है, 4। और हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2। ओके, तो हम देख सकते हैं कि जितने एटम रिएक्टेंट्स में थे उतने ही प्रोडक्ट्स में आए हैं। ओके, तो मीन्स ये जो मैंने रिएक्शन लिखी है यहाँ पर, वो एक बैलेंस्ड रिएक्शन है। वहीं मैं बात करता हूँ अनबैलेंस्ड रिएक्शन की या फिर अनबैलेंस्ड इक्वेशन की। तो देखते हैं, जैसे हमें पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के वाटर बनाते हैं। ओके, तो मैंने लिख दिया H2 प्लस O2 गिव्स मी H2O। ठीक है, अब यहाँ पर देखें एक बार, रिएक्टेंट्स के अंदर हाइड्रोजन कितने हैं, 2। ऑक्सीजन कितने हैं, 2।
और प्रोडक्ट्स के अंदर देखें हाइड्रोजन है 2 लेकिन ऑक्सीजन है 1। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो चीज़ है यहाँ पर आ गया मिसमैच। ओके, ये दोनों हुई मैच नहीं हुई, तो यानी कि ये जो इक्वेशन है ये अनबैलेंस इक्वेशन है। ओके, ये चीज़ समझ आई। तो इसको इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम बैलेंसिंग द इक्वेशन वाला एक टॉपिक पढ़ते हैं, जो इसके बाद मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो होता क्या है, अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम थे, यहाँ पर 1 एटम है, ठीक है। इसको हम बैलेंस करेंगे, लेकिन इसके लिए हम ये नहीं कर सकते कि हम अपना जो रिएक्टेंट है उसको बदल दें, ठीक है। या ये नहीं कर सकते कि हम यहाँ पे O2 की जगह सिर्फ एक O लिख दिया। क्यों? क्योंकि जो O होता है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में जो ऑक्सीजन होता है वो हमेशा O2 की तरह ही एग्जिस्ट करता है, तो कभी भी सिंगल ऑक्सीजन एटम की तरह एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब कि अगर मैं इधर इसको ऐसे लिख दूँ कि H2 + O गिव्स मी H2O, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में O2 की तरह ही एग्जिस्ट करता है। ओके, तो ये तो था अपना केमिकल इक्वेशन का बेसिक, कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती है और उसको कैसे पढ़ते हैं और कितनी तरह की केमिकल इक्वेशंस होती है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने की। इसी आगे लिख लेता हूँ, केमिकल इक्वेशंस बैलेंसिंग, ठीक है। तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है? बैलेंसिंग का मतलब हुआ कि मान लो रिएक्टेंट्स हैं कुछ और कुछ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो रिएक्टेंट्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स यूज़ होते हैं, हमें पता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स। और वही एटम्स यहाँ पर भी होंगे, सेम एटम्स। लेकिन ऐसा होता है कि जितने नंबर ऑफ एटम्स इधर हैं, कभी कभी उतने नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट्स में नहीं आ पाते, तो उसी को हम इक्वल करने के लिए इसको बैलेंस करते हैं। वहीं ज़रूरत आती है बैलेंसिंग की। एक एग्जांपल दिखाता हूँ, बाद में अपन इसके और भी ज़्यादा एग्जांपल्स करेंगे। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था H2 + O2 गिव्स H2O। ओके, ये एक रिएक्शन है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ रिएक्टेंट्स और ये है प्रोडक्ट्स, ठीक है। रिएक्टेंट्स में हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 2। ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 2, ठीक है। और प्रोडक्ट्स में देखो हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 2, और ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 1। ओके, तो ये देखा हमने कि यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पर 2 है। तो मेरे को अगर इधर ऑक्सीजन 2 बनाने हैं तो मैं इधर वाले ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा। ओके, मल्टीप्लाई बाय 2 करने से इधर ऑक्सीजन 2 हो जाएंगे। देखो H2 + O2 गिव्स मी, अब मेरे को इधर ऑक्सीजन 2 करना है, तो इस अकेले ऑक्सीजन को तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर नहीं सकता, मेरे को इस पूरे मॉलिक्यूल को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने किया इस पूरे मॉलिक्यूल को 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखो रिएक्टेंट्स में हाइड्रोजन कितने हुए? 2। ऑक्सीजन कितने हुए? 2। वही मैं इधर देखूँ तो इधर हाइड्रोजन हो गए 4 और ऑक्सीजन हो गए 2। अब हमने ये देखा ऑक्सीजन तो हमने बैलेंस कर लिया, लेकिन जो हाइड्रोजन है वो अनबैलेंस हो गया। तो अब मैं इस हाइड्रोजन को 2 बनाने के लिए इस वाले हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा। आ रहा समझ? ठीक है। अब इस वाले हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई बाय 2 करूँगा तो मैं इसके आगे 2 लगा दूंगा। 2H2 + O2 गिव्स 2H2O, ठीक है। अब एक बार दोबारा लिख लेते हैं इसके कितने। देखो हाइड्रोजन के कितना है? 4, ऑक्सीजन के कितना है? 2। वहीं देखो इधर प्रोडक्ट्स में हाइड्रोजन क्या है? 4 और ऑक्सीजन क्या है? 2। तो हमने देखा कि यहाँ पर जितना हाइड्रोजन थे उतने ही प्रोडक्ट्स में आ गए, जितना ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स में थे उतने ही प्रोडक्ट्स में आ गए। तो हाँ, अब मैं कह सकता हूँ कि ये वाली जो मैंने इक्वेशन लिखी है वो मैंने एक बैलेंस इक्वेशन लिखी है। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक के जो ये मैंने बनाया है ये एक बैलेंस इक्वेशन बनाई है। ओके, तो इसके ऊपर हम बहुत भी न्यूमेरिकल्स करेंगे। सबसे पहले एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि चलो ये तो बैलेंसिंग हो गई, ठीक है। इस पर हम और क्वेश्चन समझेंगे और क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखनी होती है कि रिएक्शंस को और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए उसमें कुछ चीज़ें हम
ऐड करते हैं, ठीक है, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन डालते हैं टू मेक रिएक्शंस मोर इफेक्टिव वी ऐड इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो हम क्या क्या चीज़ें डालते हैं, जैसे कि पहली चीज़ आती है फिजिकल स्टेट्स। ओके, मतलब कि जो हमने रिएक्टेंट्स में चीज़ यूज़ करी है उसकी फ़िज़िकल स्टेट क्या है, वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैसियस है या फिर कुछ और है। मतलब कि कौन कौन से होती है फिज़िकल स्टेट्स, देखो एक तो होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, एक होता है गैस, ठीक है। सॉलिड को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, लिक्विड को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं और गैस को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। कई बार आपने रिएक्शंस में देखा होगा एक चीज़ और लिखी होती है ए क्यू। ओके, अब ये ए क्यू क्या है, ये होता है एक्वस सॉल्यूशन। मीन्स अगर कोई सॉलिड चीज़ है, जैसे कि मान लीजिए NaCl, उसको हम पानी के अंदर डिज़ोल्व कर करके अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो एक एक्वस सॉल्यूशन है। ओके, तो उस जगह पर हम AQ यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आती है चीज़ हीट ट्रांसफ़र कह लेते हैं या फिर हीट चेंजेस। ओके, हीट चेंजेस मीन्स अब कई रिएक्शंस ऐसी होती है जो रिएक्ट करते टाइम हीट इवॉल्व करती है और कई रिएक्शंस ऐसी होती है जो रिएक्ट करते टाइम हीट अंदर लेती है, ठीक है। जैसे कि अपन मान लेते हैं, हमने पढ़ा था कि जो मैग्नीशियम रिबन होती है वो एयर में या फिर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलती है, उसको हम जलाते हैं। ओके, तो हम उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब हम उसको अगर हम जला रहे हैं तो उसको हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमने इधर लिख दिया हीट, मतलब कि हीट हमने दी, तो ये बन गया MgO। वही अगर मैं बात करूं कि मैंने कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर पानी मिलाया H2O, यानी कि इसके मैंने पानी में डिज़ोल्व कर रहा हूं, तो मेरे को एक कंपाउंड मिलता है CaOH2, साथ में इस जगह पर हीट बाहर निकलती है, ठीक है। तो अगर बाहर निकलती है तो मेरे को इस जगह पर लिखना है हीट, और अगर हीट अंदर जा रही है तो मेरे को इधर लिखना है हीट, कि मैं अगर हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ तो वो ये वाली हो गई, और अगर हीट मेरे को निकल रही है, रिएक्शन के अंदर निकल रही है, तो ये वाला हीट मैं इधर लिखूँगा, ठीक है। ये तो 2 पॉइंट्स हो गए। थर्ड होते हैं कंडीशंस। अब ऐसा होता है कि कई बार जो रिएक्शंस होती है ना वो किसी पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर ही टेक्स प्लेस करती है, मतलब किसी पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर ही वो रिएक्शन हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए कोई रिएक्शन है जो होगी तो सिर्फ 200 डिग्री सेल्सियस पे ही होगी, उसके नीचे वो रिएक्शन होगी ही नहीं। तो उसमें हम क्या करते हैं, जब भी हमको वो रिएक्शन लिखनी होती है तो मान लो हमें वो उसको वो कंडीशन देनी है, तो इसके ऊपर हम लिख देंगे 200 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये हमने इसको कंडीशन प्रोवाइड कर दी। या फिर अगर किसी कोई पर्टिकुलर प्रेशर प्रोवाइड करना होता है तो वो प्रेशर हम लिख देते हैं। तो ये सब चीज़ें थी कैसे हम इक्वेशन को इन्फॉर्मेटिव बनाते हैं। ओके, तो फिर आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक नॉर्मल केमिकल रिएक्शन से, ठीक है, नॉर्मल केमिकल रिएक्शन मीन्स अगर हमारे पास लिखा हो, जैसे पूरा वर्ड फॉर्म में अपन ने देखा था कि जिंक मेटल reacts with sulfuric acid to give zinc sulfate and evolve hydrogen gas। अगर किसी गिवन केमिकल रिएक्शन को मेरे को इसको पहले केमिकल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करना है, फिर इसको बैलेंस करना है, फिर इसके अंदर ये 3 इन्फॉर्मेशन अगर कोई प्रोवाइडेड है तो वो डालनी है। ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। ओके, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू।